नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वेदपाल, हिंदी विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थीं। द्विवेदी युग का समय निर्धारित किया गया है सन 1901 से 1918 तक, और इसके प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। सन 1903 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और उन्होंने तत्कालीन साहित्यकारों को इस पत्रिका के माध्यम से युगबोध से जुड़े हुए साहित्य की रचना करने की प्रेरणा दी। इस युग में खड़ी बोली हिंदी का परिसंस्कार हुआ और वह साहित्यिक भाषा बन गई। तो आइए अब हम देखते हैं इस युग की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना द्विवेदी युगीन कविता की प्रधान भावधारा थी। यह बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान का सहज स्वाभाविक परिणाम थी। स्नेही जी की निम्न पंक्तियाँ उस युग की राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप चित्रित करती हैं। देखिए, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराह है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत और भारत भारती, हरिओद जी का प्रिय प्रवास, रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिंतामणि और सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमरदूत देश के गौरवमय अतीत के भव्य निदर्शन हैं। इन्होंने देश के पुरातन वैभव का गान करते हुए वर्तमान अधोगति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती कविता में बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ भारत के स्वर्णिम अतीत की उद्घोषणा करते हैं। इसी प्रकार से क्यों जगोगे और अभी देश सोते रहो जैसी कविताएं इस युग में लिखी गईं, जिनमें देश की निष्क्रियता एवं मोह निद्रा पर तीखे व्यंग्य किए गए। सब ओर से दीनहीन हो जाने के बाद भी यदि राष्ट्र आंखें नहीं खोलता तो उसे प्रताड़ित करने के अतिरिक्त कवि के पास उपाय ही क्या था। अत्यंत श्रम से हमने जिस धीरता, वीरता, कला कौशल का उपार्जन किया था, उसका तिरोभाव भी कवि को वेदना से भर देता है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह इसी भाव को व्यक्त करते हुए अपनी कविता में लिखते हैं, वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है, वह कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ली छींद सब कमाई। परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए नाथूराम शर्मा शंकर क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग का मंत्र फूंकते हैं और वे अपनी कविता में लिखते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो इस प्रकार से द्विवेदी युगीन हिंदी कविता के अंदर राष्ट्रीय भावना दिखाई पड़ती है। दूसरी इस युग की बड़ी विशेषता है धार्मिक भावना। इस युग की धार्मिक भावना में संकीर्णता के स्थान पर विशदता आ गई। अवतारवाद का परंपरागत धारणा में 20वीं शताब्दी के बुद्धिवादी युग ने परिवर्तन ला दिया। गुप्त जी ने साकेत व पंचवटी में राम को तथा हरिओद जी ने प्रिय प्रवास में कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हुए भी उन्हें आदर्श महामानव के रूप में चित्रित किया। साकेत के राम इसी नर की ईश्वरता के प्रतीक हैं। मैथिली शरण लिखते हैं, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया,
संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इन कवियों की ईश्वर भावना देवालय की संकीर्णता को छोड़कर लोक कल्याण और जन सेवा की विस्तृत परिधि तक जा पहुंची। राम नरेश त्रिपाठी दीन दुखियों के अश्रु विमोचन में ईश्वर का साक्षात करते हुए कहते हैं, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब नयन के सदन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। ठाकुर गोपाल सिंह शरण का मानव सेवा में रूपांतरित यह ईश्वर प्रेम देखने लायक है। वे लिखते हैं, जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। तीसरी इस युग की विशेषता है समाज सुधार की भावना व मानवतावादी दृष्टिकोण। द्विवेदी युग के कवियों ने समाज के सभी पक्षों को छुआ है। उन्होंने किसान, मजदूर, अछूत, भिक्षुक, विधवा आदि सभी की पीड़ा को अपने संवेदनात्मक करों के संस्पर्श द्वारा मुखर बनाया। कभी वे पतनोन्मुख समाज को देख क्षोभ और आक्रोश से भर गए, कभी वे संतृप्त मानवता के प्रति संवेदनशील बने, तो कभी सामाजिक कुरीतियों को छिन्न भिन्न करने के लिए कटिबद्ध हुए। सियाराम शरण गुप्त का अनाथ, मैथिली शरण गुप्त का किसान, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का कृषक क्रंदन इस दृष्टि से उल्लेखनीय कविताएं हैं। नाथुराम शर्मा शंकर तथा श्रीधर पाठक ने विधवाओं की दीनहीन दशा का मार्मिक चित्रण किया। गोपाल शरण सिंह ने बाल विवाह और दहेज प्रथा विरोधी कविताएं लिखी। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के समर्थन में भी इन कवियों ने कविताएं लिखी। अनमेल विवाह के संबंध में हरिओद जी की व्यंग्योक्ति देखिए, जो कलेवा काल का है बन रहा, वह बने खिलती कली का भंवर क्यों, मोर सिर पर रख बनी का बन बना, बेहमाओं का बने सिर मोर क्यों। इसी प्रकार से इन कवियों ने जाति व्यवस्था पर भी तीखे व्यंग्य किए। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के प्रति अत्याचार और अन्याय का उल्लेख करते हुए हरिओद जी लिखते हैं, आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिरधरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी, जातियां कितनी सी शक्ति या मरी। चौथी इस युग की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग की कविता में इतिवृत्तात्मकता का स्वर प्रधान है। इस युग के कवियों ने रीतिकालीन श्रृंगारिकता का घोर विरोध किया। आर्य समाज तथा अन्य सुधारवादी संस्थाओं के प्रभाव से तथा आचार्य द्विवेदी की नीति और आदर्श प्रियता ने इस काल में रीति युगीन श्रृंगारिकता को साहित्य क्षेत्र से पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया। काव्य के वरण्य विषय हेतु इतिहास पुराण से वे कथा प्रसंग चुने गए जिनमें कर्तव्य पालन, आत्मगौरव, स्वार्थ त्याग आदि उच्च आदर्श निहित थे। राम नरेश त्रिपाठी का मिलन, मैथिली शरण गुप्त का साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, हरिओद का प्रिय प्रवास इसी प्रकार की रचनाएं हैं। नीति और उपदेश की प्रधानता के कारण ऐसी रचनाओं में मनोहारी वक्रता कम और इतिवृत्तात्मकता अधिक हो गई है। उदाहरणार्थ रामचरित उपाध्याय की निम्न पंक्तियां देखिए, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है, सबसे नीति शास्त्र कहता है दुष्ट संग दुख का दाता है, जिस पय में पानी रहता है वही खूब औटा जाता है। समाज सुधार और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इस युग में कवियों की उपदेश प्रवृत्ति बढ़ गई थी। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में इसी रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है, करते रहोगे पिष्ट पेषण और कब तक कविवरो, कच कुछ कटाक्षों पर अहो, अब तो न जीते जी मरो, अब तो विषय की ओर से मन की सुरति को फेर दो, जिस ओर गति हो समय की उस ओर मति को फेर दो, गाया बहुत कुछ राग तुमने योग और वियोग का,
संचार कर दो अब यहाँ उत्साह का, उद्योग का, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की इतिवृत्तात्मकता का एक अन्य कारण आचार्य द्विवेदी जी की यह घोषणा थी कि सभी विषयों पर कविता हो सकती है। परिणाम स्वरूप कविगण बहुत सी शुष्क और विवरणात्मक कविताएं लिखने लगे। अगली विशेषता है वर्ण्य विषय में विविधता। इस युग में कविता के वर्ण्य विषय में विविधता आ गई। रीति युगीन श्रृंगारिकता को छोड़कर अन्य सभी परंपरागत विषयों पर काव्य रचना हुई। इसके अतिरिक्त इस युग के कवियों ने अनेक नए विषयों को भी काव्य रचना के लिए चुना। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य नामक निबंध में विचार व्यक्त किया था। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। परिणाम स्वरूप कवियों की दृष्टि नवीन विषयों पर गई और कविता में विषय वैविध्य प्रदर्शित हुआ। पौरुष, मेहंदी, परोपकार, नेकटाई, सुखमय जीवन आदि शीर्षकों की कविताएं लिखी गई। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। द्विवेदी युगीन कविता में प्रकृति एक प्रमुख उपादान के रूप में गृहीत हुई है। श्रीधर पाठक ने प्रकृति के यथातथ्य और संवेदनात्मक दोनों प्रकार के चित्र खींचे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण किया। रामनरेश त्रिपाठी ने नदी, पर्वत, समुद्र आदि के चित्र किए। हरिओद और मैथिली शरण गुप्त ने भी प्रकृति चित्रों का अंकन किया है, पर इन कवियों ने मानवेतर प्रकृति के चित्रण की अपेक्षा मानव प्रकृति के चित्रण में अधिक रुचि ली। डॉक्टर सरी नारायण शुक्ल ने लिखा है, द्वितीय उत्थान के कवि न प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन कर सके और न मानवता को प्रकृति का कोई संदेश ही प्रदान कर सके। इस समय के अधिकतर कवि प्रकृति के ऊपरी रूप की झलक मात्र से संतुष्ट थे। उन्होंने प्रकृति की अंतरात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न बहुत कम किया। द्विवेदी युगीन कवियों के काव्य में प्रकृति चित्रण की विविध शैलियाँ मिलती हैं। उदाहरण स्वरूप हरिओद जी के प्रिय प्रवास की कुछ पंक्तियाँ देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये आलम्बन रूप का प्रकृति चित्रण कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में, पुलक प्रकट पर करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अगली इस युग की विशेषता है स्वच्छंदतावाद। द्विवेदी युगीन कवि ने प्राचीन काव्य रूढ़ियों को तोड़कर नवीन विषयों को लेकर काव्य रचना की। इसीलिए इस प्रकृति को स्वच्छंदतावाद कहा गया, जिसका समुचित विकास आगे चलकर छायावादी युग में हुआ। विशेषकर श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी के काव्य में स्वच्छंदतावादी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो श्रीधर पाठक को प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि की संज्ञा दी है। तो छायावादी युग में काव्य का जो स्वच्छंदतावादी विकास दिखाई देता है, उसके बीज हमें इसी द्विवेदी युग में दिखाई पड़ते हैं। अगली विशेषता है काव्य रूपों में विविधता। द्विवेदी युगीन काव्य में विविधता मिलती है। इस युग में प्रबंध काव्य, खंड काव्य तथा प्रगीत, मुक्तक आदि सभी लिखे गए। आरंभिक वर्षों में जब खड़ी बोली समर्थ व परिपक्व नहीं हुई थी, उस समय पद्यात्मक निबंध लिखे गए। ऋतुओं, प्रकृति चित्रों व ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर ये पद्य निबंध लिखे गए थे। सरस्वती नामक पत्रिका में इस प्रकार की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं। इस युग के प्रबंध काव्यों में साकेत, रामचरित,
चिंतामणि तथा प्रिय प्रवास प्रमुख हैं। द्विवेदी युगीन खंड काव्यों में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक, सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन व पथिक मुख्य हैं। इनमें सुगठित वस्तु विन्यास, प्रभ विष्णु चरित्र चित्रण, सक्षम एवं व्यंजक संवाद योजना, मनोहारी प्रकृति चित्रण विद्यमान है। मुक्तक रचना की ओर इस युग के सभी कवियों की प्रवृत्ति रही। रत्नाकर जी का उद्धव शतक यद्यपि सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तथापि इसके अधिकांश भाग का सृजन द्विवेदी युग में ही हुआ था। उद्धव शतक एक प्रबंध मुक्तक रचना है। नाथुराम शर्मा शंकर व हरियोध ने सुंदर समस्या पूर्तियाँ की जो मुक्तक रचना के अंतर्गत आती हैं। हरियोध जी के पूर्वापर निरपेक्ष चौपदे मुक्तक रचना का सुंदर उदाहरण है। जैसे उन्होंने लिखा, आँख का आंसू ढलकता देखकर जी तड़प करके हमारा रह गया, क्या गया मोती किसी का है बिखर, या हुआ पैदा रतन कोई नया। प्रगीतों का वास्तविक विकास यद्यपि द्विवेदी युग के बाद हुआ, तथापि मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे व माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रगीत रचना में अपना योगदान दिया। गुप्त जी के साकेत के नवम सर्ग में तथा स्वदेश संगीत और झंकार में सुंदर गीतों का सन्निवेश है। श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, लाला भगवान दीन आदि ने लोकगीतों के अनुकरण पर लावनी, विरहा, गज़ल, दादरा, कजली आदि की धुन पर सुंदर प्रगीत लिखे। अगली विशेषता है इस युग की भाषा सुधार। द्विवेदी युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। फलस्वरूप विभिन्न कवियों और लेखकों ने खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दूर कर उसे साहित्यिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। विशेषकर द्विवेदी जी ने तत्कालीन कवियों को व्याकरण सम्मत तथा परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग करने की सलाह दी। फलस्वरूप खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई और आगे चलकर छायावादी कवियों ने इसे और अधिक सजाया और संवारा। इस संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त तथा गोपाल शरण सिंह ने विशेष योगदान दिया। अगली और अंतिम विशेषता है इस युग का कला पक्ष। काव्य रूपों की दृष्टि से द्विवेदी युग काफ़ी समृद्ध कहा जा सकता है। इस युग में प्रिय प्रवास तथा साकेत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य लिखे गए तथा रंग में भंग, जयद्रथ वध, मौर्य विजय आदि श्रेष्ठ खंड काव्य भी लिखे गए। दूसरी ओर मुकुटधर पांडे और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवियों ने प्रगीतों की रचना की। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, इस युग में भाषा के स्थान पर व्याकरण सम्मत और परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। अलंकार और रस के क्षेत्रों में भी विविधता देखी जा सकती है। रोला, छप्पय, सार, हरिगीतिका, लावणी, सरसी आदि छंदों का प्रयोग भी इन कवियों ने खुलकर किया है। यही नहीं, इन कवियों ने शब्दालंकारों के साथ अर्थालंकारों का भी प्रयोग किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्यधारा भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से बहुत समृद्ध कही जा सकती है। तो दोस्तों, एक एक करके हमने द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य की लगभग 10 विशेषताएं इस वीडियो के माध्यम से देखी जानी हैं और मैं एक बार पुनः उनका स्मरण यहाँ पर आपको करवाता हूँ। इस युग की प्रमुख विशेषताएं थीं राष्ट्रीय भावना, धार्मिक भावना, समाज सुधार की भावना, इतिवृत्तात्मकता, वरण्य विषय में विविधता, प्रकृति चित्रण, स्वच्छंदतावाद, काव्य रूपों में विविधता, भाषा सुधार और कला पक्ष। तो ये थी द्विवेदी युग की हिंदी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। और अगले वीडियो में हम आपको छायावादी
हिंदी काव्य की विशेषताओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।